नमस्कार, मैं अनुपम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अनुपम के सिंह। मान लीजिए आप मौत के मुंह में चले गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मौत एकदम सुनिश्चित है, निश्चित है, कुछ ही देर में होने वाली है और अचानक से आपको एक झपकी सी आ जाती है और आप उठते हैं तो आप अपने घर में आराम से पड़े हुए हैं, अपने बिस्तर पर परिवार के लोग हैं, सब कोई हैं और आप देख रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं, आप एकदम सुरक्षित हैं। तो उस समय सोचिए आपको कैसा महसूस होगा, कितना अच्छा महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे हमें और कुछ नहीं चाहिए, जो मिलना था सब कुछ मिल गया। एक पल को मौत आपके सामने है और दूसरे ही पल आप सुरक्षित हैं, आराम से हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है कुछ ऐसे लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ, भारत के ही कुछ लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। पूरा माजरा क्या है, पूरा प्रकरण क्या है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए नोटिफिकेशन के लिए और वीडियो को शेयर तो ज़रूर करें क्योंकि आज के वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बात होने वाली है। भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। आज का भारत, जिसे हम नया भारत भी कह सकते हैं, वैश्विक मंच पर जिसकी धाक बढ़ रही है, उसने अपनी कूटनीति से कुछ ऐसा कर दिखाया है जो आज तक नहीं हुआ। भारत ने अपने 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की जेल से छुड़ा लिया है, उन्हें रिहा कर दिया गया है। ये पिछले 18 महीने से वहाँ की जेल में थे। इनमें से 7 तो वापस भारत लौट भी आए हैं। ध्यान दीजिए, ये सभी रिटायर्ड नौसैनिक थे। ये दहरा ग्लोबल नामक कंपनी के लिए कतर में काम कर रहे थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके इस फैसले के लिए कतर के अमीर को धन्यवाद दिया है। ये सब कुछ रातों रात हुआ। खुद उन पूर्व नौसेना अधिकारियों तक को नहीं पता था कि उन्हें रिहा किया जाना है। आधी रात को उन्हें रिहा किया गया। भारत के जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं वो उनके साथ थे। रात के 2 बजे उन्हें इंडिगो की फ़्लाइट में बिठाकर भारत रवाना कर दिया गया। जिन पूर्व नौसेना अधिकारियों को कतर ने गिरफ्तार किया था उनमें हैं आपको कैप्टन नवतेज गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार शर्मा, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर राजेश। इन सभी को दहरा ग्लोबल ने जिम्मेदारी दी थी कि वो इटली के स्टेल्थ सबमरीन U-212 को कतर की जो अमीरी नेवल फोर्स है उसका हिस्सा बनाने में मदद करें। स्टेल्थ सबमरीन का अर्थ होता है गुप्त पनडुब्बी। ये पानी के भीतर चुपचाप रहकर, छिपकर किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। जब 26 अक्टूबर 2023 को कतर ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई थी, तभी भारत ने कहा था कि वो इस फैसले को लेकर काफ़ी हैरान है, लेकिन बिना किसी अनर्गल बयानबाजी के, बिना किसी प्रलाप के हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि हमारे नागरिक रिहा हों। और भारत में बैठे कुछ लोग उस दौरान क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे थे, 56 इंच कह के उनका मजाक बना रहे थे। आज इन पूर्व नौसेना अधिकारियों ने भारत लौटते ही सबसे पहले इन्हीं पीएम मोदी का धन्यवाद किया है, मोदी सरकार का धन्यवाद किया है जिसने उनकी रिहाई सुनिश्चित की। उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञ हैं। अगर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप न किया होता तो उनका छूटना मुश्किल था। ये मानना है उन्हें रिहा हुए पूर्व नौसैनिकों का। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ देम। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। उनका कहना है कि ये कतर के साथ भारत के रिश्तों का प्रभाव है। मोदी सरकार अगर इस तरीके से प्रयास नहीं करती तो शायद आज हम सब ये दिन न देख रहे होते। क्या आपको लगता है कि ये सब अचानक हो गया? बिल्कुल नहीं। इन लोगों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। मार्च 2023 में इन पर आरोप तय किए गए, इन पर जासूसी के आरोप लगाए गए थे। याद कीजिए, अक्टूबर 2023 के अंत में ही
केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन एक्स नेवी अधिकारियों के परिवारों से मुलाकात की थी, उनका हाल चाल जाना था। एस जयशंकर ने उन्हें बताया था कि भारत इस केस को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहा है। उन परिवारों को आश्वस्त किया गया था कि अपने नागरिकों की रिहाई के लिए हर तरह के प्रयास किए जाएंगे। भारत के नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार ने भी इन परिवारों से मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय ही नहीं बल्कि भारत की जो नौसेना है वो भी अपने स्तर से प्रयास कर रही थी। नौसेना ने इस पूरे मामले को समझने के लिए, इसके कानूनी पहलुओं को जानने के लिए पूरे प्रकरण के एक एक दस्तावेज मंगाए थे। ये सब तो उधर चल ही रहा था, लेकिन कतर से इन 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई में 2 फैक्टर ऐसे हैं जिसने सबसे ज़्यादा काम किया। पहला फैक्टर है कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्ताना रिश्ते। पीएम मोदी के विदेश दौरों पर सवाल उठाने वाले शायद ये नहीं जानते हैं कि उनके हर कदम में देश के लिए कुछ न कुछ हित छिपा होता है। वो नवंबर 2021 में WHO प्रमुख से मिलते हैं और कुछ ही दिनों बाद भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है। ठीक इसी तरह वो दिसंबर 2023 में COP समिट के इतर कतर के अमीर से मिलते हैं और 2 महीने बाद ही हमें वहाँ से एक ऐतिहासिक खबर मिलती है। भारत के लिए असल में सबसे बड़ी चुनौती थी कतर की सरकार को अपना नज़रिया समझाना। यहीं पर इस खेल के दूसरे फैक्टर की एंट्री होती है, यानी एक दूसरा खिलाड़ी गेम में आता है और वो खिलाड़ी है पिछले कई दशकों से देश के लिए संकट मोचक बना हुआ अजीत डोभाल। जी हाँ, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। क्या आपको पता है पिछले कुछ महीनों में अजीत डोभाल कई बार गुप्त रूप से कतर गए और वहाँ की सरकार से बातचीत की। दिसंबर में ही इन पूर्व नौसैनिकों की सज़ा को कम करके मौत से आजीवन कारावास में बदल दिया गया था, लेकिन भारत इससे संतुष्ट नहीं था। भारत सरकार को उनकी आज़ादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। कतर की सबसे बड़ी अदालत में पैरवी के लिए भी भारत तैयार था। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक पूरी की पूरी लीगल टीम इसके लिए लगा रखी थी। अब कतर के अमीर से मुलाकात के कुछ ही हफ्तों बाद भारत की कूटनीति ने एक नया आयाम लिख दिया है। देश में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में सरकार ने मोदी की गारंटी का एक तगड़ा नमूना पेश कर दिया है, जो कई लोगों को हो सकता है कि चुभे भी। मोदी डोभाल जयशंकर की जोड़ी ने चुपचाप बिना शोर मचाए वो कर दिखाया है जिसमें अमेरिका, चीन जैसे देशों के भी पसीने छूट जाते। पश्चिमी एशिया में स्थित कतर तेल के मामले में समृद्ध देश है, एक अमीर देश है। कतर एक इस्लामी मुल्क है जहाँ की 80% आबादी वहाँ की राजधानी दोहा में रहती है। कुछ लोग नाराज थे कि भारत कतर को धमकी क्यों नहीं दे रहा है, खुलेआम क्यों नहीं उसके खिलाफ बोल रहा है। ऐसे मंद बुद्धि लोगों को शायद पता नहीं है कि ऐसा करने के बाद बनने की जगह बात और बिगड़ जाती। कारण कतर में 7 लाख भारतीय रहते हैं, काम करते हैं। 8 लोगों के लिए 7 लाख लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल देना और एक अमीर मुल्क से दुश्मनी मोल ले लेना कहीं से भी बुद्धिमानी की बात नहीं होती। ऐसी डील बंद कमरों में होती है, गुप्त रूप से होती है। साम दाम भय भेद सब कुछ कोठरी के भीतर ही आजमा लिया जाता है, बाहर कुछ भी नहीं आने पाता। विपक्षी नेताओं उनके समर्थकों को याद रखना चाहिए कि जिस वक्त वो मोदी की जाति पर बहस करने में लगे होते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रणा कर रहे होते हैं कि हमारे देश के नागरिकों को विदेश की जेल से छुड़ा कर कैसे लाया जाए। जिस वक्त राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता मोदी विरोधी गठबंधन बनाने में व्यस्त रहते हैं, प्रधानमंत्री किसी क्षेत्र में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कर रहे होते हैं। जिस वक्त विपक्षी नेता गठबंधन का संयोजक बनने के लिए जोर तोड़ भिड़ा रहे होते हैं, बंद कमरों में एस जयशंकर और अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री भारत की कूटनीतिक साख को और ऊंचा ले जाने के लिए रणनीति बना रहे होते हैं। शायद इसीलिए उनके 10 वर्षों के शासनकाल के बावजूद भाजपा आज भी मोदी की गारंटी पर ही चुनाव जीतने के लिए निकली है। ऐसा इसीलिए ये क्योंकि एक ऐसा मॉडल है जो हर प्रारूप में सफल है, पिछले 50 वर्षों से डिलीवर कर रहा है, संघ में, संगठन में, राज्य में और अब केंद्र सरकार में। और जाहिर है कि इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा।
अब लोग कहेंगे कि हाँ, कहने वाले तो ये भी कहेंगे कि चुनाव से पहले छुड़ा दिया, चुनाव आ रहा है इसीलिए छुड़ा दिया। तो ठीक है भाई, अगर चुनाव के बहाने हमारे नागरिकों का, हमारे देश का, हमारे लोगों का ज़्यादा भला हो रहा है, विकास और तेज़ी से हो रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जिनका काम है प्रलाप करना वो तो करते रहेंगे, लेकिन आप पूछिए उन 8-9 सैनिकों से, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर मोदी न होते तो ये मुमकिन न होता। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। मैं अनुपम केसिंग आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।